हम लोग ट्रांसफार्मर यूटिलाइज करते तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे प्लास्टिक या फिर लकड़ी के दो आर्म्स बना सकते हैं, या दो पाइप ले लो, दो पाइप के ऊपर क्या बना लो, कॉइल्स बना लो, दोनों को पास में रख दो तो भी आपके फ्लक्स लिंक हो गए। नहीं बोले ऐसे उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, लोहे का इस्तेमाल किया। अरे बेटा नहीं, वैसा नहीं है। यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट। हम लोगों ने वही मैग्नेटिज्म। तो अभी अपन चालू कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है बेटा ट्रांसफार्मर। क्या चालू कर रहे हैं बेटा? ट्रांसफार्मर में नाम एक छुपा है, दैट इज ट्रांसमिशन। बराबर है, क्या छुपा है? ट्रांसमिशन। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले? ट्रांसमिशन करने वाले। किसका? दैट इज फ्लक्स का। फ्लक्स से होगा क्या? करंट का। ठीक है, वायरलेस यहां पे हम लोग क्या करेंगे? करंट ट्रांसमिट करेंगे। और जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था कहां पे? म्यूचुअल इंडक्शन में, कि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ क्या करे? लिंक करे। ऑटोमेटिकली कॉइल में अगर क्या हो, करंट चेंज होगा, दूसरे कॉइल में भी क्या करेगा? करंट बनेगा और वो चेंज भी होगा। ये हम लोगों ने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस में। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में नाम ही बोलता है कि यहां पे करने क्या वाले? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ ट्रांसमिशन करने वाले। और क्या ट्रांसमिट करने वाले? इसकी पावर। बराबर है। इसका मतलब यहां इसका क्या? वोल्टेज। इसी का मतलब क्या? इसका करंट। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर ऐसी चीज है बेटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। डेफिनेशन में अपन देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बोलता है व्हाट इज द ट्रांसफार्मर? इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस which converts, बोलो, which converts the low voltage, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, at high current into लो वोल्टेज का किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये हाई वोल्टेज, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी होगा। इसका मतलब ये कि जैसे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ट्रांसफार्मर किस में काम करता है? कौन से वाले कंसेप्ट में काम करेगा? डीसी में काम करता है या एसी में काम करता है? बेटा याद रखना है, ये काम करेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एसी में। क्या है ये? हमारा एसी इनपुट। क्या बोलेंगे इसको? एसी इनपुट। ठीक है सर। एसी में काम क्यों करेगा? क्योंकि एसी में होता यह है कि हम लोगों ने इसके पहले वाले कंसेप्ट में लास्ट लेक्चर में क्या देखा? एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर में हम लोगों ने देखा कि करंट हमारा क्या हुआ करता था? करंट हमारा उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज करता था। तो जब भी यहां पे करंट का क्या हो? चेंज होगा इस वाले प्राइमरी कॉइल में, उसके वजह से ही क्या होगा? फ्लक्स क्या करेगा? यहां पे लिंक करेगा। अनटिल एंड अनलेस आपका करंट अगर चेंज नहीं होता है, मान के चलो, तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? बेटा अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो इसका जाके क्या नहीं हो सकता? यहां पे फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो इसका मतलब ये कि यहां पे हम लोग ये एसी वाला डिवाइस है, ना कि डीसी के लिए यूज किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे। तो आपको आई होप डेफिनेशन समझ में आई होगी। उसके बाद आता है चीज बेटा कौन सी, कि हम लोग यहां पे देखने वाले कौन सा? इसका प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल के आधार पे ये काम करता है? तो बेटा ये याद रखना, ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? बेटा मैं शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं। वेन एवर देर इज अ चेंज इन करंट इन ए कॉइल, या फिर देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अ नेबरिंग कॉइल। साइड वाले कॉइल में करंट के चेंज होने से साइड उसके नेबरिंग कॉइल में क्या होता है? बोलो, इंड्यूस ईएमएफ होगा। बात समझ में आई? ये रहा उसका कंसेप्ट, किसका रहा? प्रिंसिपल। अब हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन बेटा। ठीक। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए कुछ चीजें यहां पे आपको समझनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें यहां पे हम लोग लगाने वाले, क्या क्या उसका एप्लीकेशन होगा, वगैरह वगैरह। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका यहां पे एक फ्रेम दिखाई दे रहा है। किस तरह से दिखाई दे रहा है? ये ओ की तरह। इस ओ वाले फ्रेम में यहां पे दो आर्म्स दिख रहे हैं, दैट इज प्राइमरी आर्म, और ये है आपका सेकेंडरी आर्म। प्राइमरी आर्म में हम लोग यहां पे दिख रही है कौन सी कॉइल है हमारी? दैट इज प्राइमरी कॉइल। क्या है बेटा? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के पास यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, कौन से? दैट इज एनपी। ठीक है। और ये हमारी कौन सी? दैट इज सेकेंडरी कॉइल। और इस सेकेंडरी कॉइल में यहां पे बेटा याद रखना है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कितना रहेगा? एनएस। जरूरी नहीं कि हमेशा इसको सेम रखे, ये हमेशा अलग अलग होंगे। प्राइमरी में कभी ज्यादा या फिर प्राइमरी कभी कभी कम, उसके अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम लोग यहां पे देखेंगे। आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें इसमें। अब जिस मटेरियल के ऊपर ये जो टर्न्स है बेटा याद रखना, ये दोनों भी टर्न्स जिस मटेरियल के ऊपर वाउंड किए गए हैं, ये हमारा मटेरियल कौन सा है? दैट इज
ये हमारा याद रखना, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है ये। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी कौन सा है ये? सॉफ्ट आयरन मटेरियल है। कौन है? सॉफ्ट आयरन। अब हम लोगों ने देखा दो तरह के मटेरियल का, जब हम लोगों ने मैग्नेटिज्म को पढ़ा, मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने देखा स्टील हार्ड वाला और एक देखा सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट वाला एक देखा। दोनों के हिस्टेरिसिस कर्व जो देखे हम लोगों ने, एक का वाइड था, किसका वाइड था बेटा? किसका था? हार्ड वाले का वाइड था, और जो सॉफ्ट वाले का था वो कैसा था? एकदम नैरो इनफ था, बहुत नैरो था। और उसका जितना बड़ा एरिया, उसका मतलब उतनी एनर्जी वो क्या करता है? कंज्यूम करता है, उसका मीनिंग। तो ये याद रखना, सॉफ्ट आयरन मटेरियल क्यों इस्तेमाल करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये रहा कंस्ट्रक्शन, बड़ा इजी कंस्ट्रक्शन है। और एसी के साइड में, मतलब इनपुट साइड में हम लोगों ने क्या लगाया बेटा? एसी इनपुट। और यहां पे भी जो आपको मिलेगा आउटपुट में, ये आउटपुट में मिलेगा क्या? दैट इज एसी आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एसी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जो एसी का एसी में ही कन्वर्ट करता है, ना कि एसी का डीसी में करेगा, याद रखना है। ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस है? एसी का एसी में ही करता है, एसी का डीसी में नहीं करता, इसको याद रखना है सब। ठीक है, अब मेरे को याद आते कुछ दिन, मेरे जब आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने जो कंपनी बनाई थी आरएस टेक्नो सॉल्यूशन, तो जब हम लोगों ने दो तीन दोस्त ने 3,500 प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था तब, ठीक है, ब्रांच। तो उस समय हम लोग कॉलेज टू कॉलेज जाते थे, कभी पॉलिटेक्निक कॉलेज, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज, उनको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए डेवलप करने के लिए। तो उनके 3 मेथड्स थे कि अगर रेडीमेड प्रोजेक्ट चाहिए, तुमको कुछ आता ही नहीं है, तो रेडीमेड प्रोजेक्ट हम लोग सेल करते थे। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बनाना चाहते उनको हम लोग क्या करते? हेल्प करते थे। ठीक है, और जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे उनको हम लोग असिस्ट करते थे कि बेटा तुम ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो एक कॉलेज में गए हम लोग, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का वो डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकल, और वहां पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया और उनको प्रोजेक्ट रेडीमेड बना के दिए। तो इसका मतलब बच्चे कितने होशियार होंगे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो जब उनको एक्सप्लेन करने लगे हम लोग प्रोजेक्ट, तो उस समय ट्रांसफार्मर आया, क्योंकि पूरा जो मॉडल होता है, मॉडल कितने 12-15 वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, अब जब सॉकेट में लगाएंगे, इसका मतलब वो जो ट्रांसफार्मर था, वो ट्रांसफार्मर कौन सा था? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था बेटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता क्या है कि आपके यहां पे सर्किट में 230 वोल्टेज आता है, उसको वो कन्वर्ट करता है कितने में? 230 वोल्टेज का 15 या फिर 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो मेरे पास अभी अपने पास रखा है कौन सा? 12 वोल्ट का। तो इनपुट में कितने दिए हम लोगों ने? 230 वोल्ट, और आउटपुट में कितना मिला? 12 वोल्ट। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ? 230 का डाउन कर रहा है, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर आया ये? स्टेप डाउन, बराबर है। और जहां पे स्टेशन होता है, पावर स्टेशन, वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, बराबर है। 6000 वोल्टेज होता है, उसको आसपास में 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 वोल्टेज के ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर रहा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहा। बात समझ में आई? तो अब पूरे सर्किट को कम लगने वाला, तो 12 वोल्ट कौन सा इसमें कन्वर्ट हो गया? एसी में। अब मैंने बोला उनको सिखाना, चलो क्या, दिस इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स द एसी सप्लाई इनटू, वो फटाक से बोल दिए, डीसी। अब फाइनल ईयर का बच्चा इंजीनियरिंग में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जो एसी का डीसी कर रहा है। मैं बोला सही में तुमको एसी से डीसी बना? नहीं सर, ट्रांसफार्मर वही काम करता है। कौन सा? एसी से डीसी। बेटा अगर एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर के सामने और एक डिवाइस लगा जाता है जिसका नाम है क्या? रेक्टिफायर। और ये रेक्टिफायर जो हम लोग पढ़ने वाले कहां पे? सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में। वहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये एसी का किस में कन्वर्ट करेंगे? डीसी में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलते हैं डीसी पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कौन से डीसी पे चलेंगे? 12 वोल्ट पे। तो पहले ये काम क्या करेगा? 230 का 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, 12 वोल्ट एसी में रहेगा, एसी का कन्वर्ट करेगा किसमें? डीसी में। कौन? रेक्टिफायर। तो अभी सोचो कि अभी भारत कहां पे जाएगा अगर फाइनल ईयर का बच्चा ऐसा बोल रहा है क्या कि ट्रांसफार्मर एसी का डीसी करेगा, तो सोचो क्या होगा। बात समझ में आई? तो इसके सामने लगाया जाता है क्या? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लगाने से कुछ चीज नहीं होगी, उसके सामने भी फिल्टर विल्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और एक आईसी लगानी पड़ती है जिसका नाम है LM7805। 12 वोल्ट एसी, 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको क्या लगता है? 5 वोल्ट लगता है डीसी। तो 12 उसको भी क्या करना पड़ता है? स्टेप डाउन करना पड़ता है। उसके लिए भी एक सर्किट होती है, एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका नाम है क्या? LM7805। LM78 उसका नाम है, और 05 क्या है? वोल्टेज का रेटिंग है। तो 5 वोल्ट में वो कन्वर्ट करता है। दिखाऊंगा सभी को डेमोस्ट्रेशन जब दिखाऊंगा रेक्टिफायर का। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, हर उसका मटेरियल। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये आपने लाइंस खींची, इसका मतलब ये डिजाइन है क्या? तो बेटा ये डिजाइन नहीं है, याद रखना है कि ये मटेरियल आपको जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिए हैं, इसके जो ये धीरे धीरे आपको जो पट्टियां दिख रहे हैं, ये सिंगल सिंगल प्लेट्स है बेटा, अलग अलग।
ये सारे प्लेट्स एक में को क्या है चिपका के इस तरह से रख के, सर हम लोगों ने डायरेक्ट अगर ब्लॉक बना लिया तो क्या होगा, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है इसके पूरे ब्लॉक के, बात समझ में। तो हर एक चीज अपन क्या देखेंगे इसमें आगे आगे, जैसे जैसे अपना कंसेप्ट आगे बढ़ेगा मैं हर एक चीज आपको बताते जाऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या समझिए आपको कि वी आर गोइंग टू टेक ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच इज मेड बाय द सॉफ्ट आयरन विच हैविंग द टू आर्म्स, दैट इज अ प्राइमरी आर्म एंड सेकेंडरी आर्म। प्राइमरी आर्म में अपना क्या है, दैट इज एसी इनपुट लगाए, जहां पे हमारे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एनपी, और यहां पे आउटसाइड में सेकेंडरी टर्न्स दिख रहे, जहां पे आपको सेकेंडरी एसी आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, एनएस। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ेंगे, अब सुन लीजिए बात। सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करने का पीछे का रीजन बताएं, हम लोग अभी वर्किंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा बेटा, ध्यान देना कि जब हम लोग यहां पे एसी इनपुट लगाएंगे, करंट क्या हो रहा है, हमेशा अपना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे जैसे चेंज करेगा उसी हिसाब से यहां पे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, किसमें, कॉइल के अंदर, क्योंकि बेसिकली क्या दिख रहा है, सोलेनॉइड की तरह दिख रहा है। यह सारी मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, यह सारी मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर ना जाए, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि सर जब कॉइल दोनों आपको क्या करने, वाउंड करने हैं, तो जरूरी क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इस्तेमाल करने की। बेटा प्लास्टिक के ऊपर दो आर्म्स बना लो और दो आर्म्स के ऊपर दो कॉइल बना लो, तो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, नो डाउट। बात समझ में आई। एक कॉन्फ्रेंस में गया था, ऐसी बातें कर रहे थे और एक टीचर को पता भी नहीं, मैं उनको ऐसे पूछ दिया, मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, आईआईटी से थे, ठीक है, तो उनको वो मेरे को क्वेश्चन पूछा था, मैंने सिंपल सा एक डाउट पूछा उनको कि सर हम लोग ट्रांसफार्मर यूटिलाइज करते तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे प्लास्टिक या फिर लकड़ी के दो आर्म्स बना सकते हैं, या दो पाइप ले लो, दो पाइप के ऊपर क्या बना लो, कॉइल्स बना लो, दोनों को पास में रख दो तो भी आपके फ्लक्स लिंक हो गए। नहीं बोले ऐसे उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, लोहे का इस्तेमाल किया। अरे बेटा नहीं, वैसा नहीं है। यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट। हम लोगों ने वही मैग्नेटिज्म में सीखा। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जो निकल रही है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ना जाए, इसके अंदर ही रहे, इसलिए ये क्या इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई, क्लियर। तो अभी ये बाहर नहीं जाएगा, अदरवाइज क्या हुआ करता था, इस तरह से बाहर जाया करता था, 50% बाहर और 50% अंदर, कुछ यहां पे लिंक हुआ करेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से ये सारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, लिंक हो रही है। बात समझ में आई। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ इसका मतलब सर फॉर ए प्राइमरी कॉइल के लिए जो भी फ्लक्स रहेगा दैट इज फ्लक्स टोटल। फ्लक्स क्या रहेगा, ये टोटल, बराबर है, फ्लक्स टोटल। ये कितना रहेगा बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, फ्लक्स टोटल फॉर द प्राइमरी कॉइल, ये रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द प्राइमरी इनटू फ्लक्स। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करेगा कितना फ्लक्स यहां पे टोटल फ्लक्स बनने वाला। ये बात समझ में आई। यहां से जो करंट जाएगा वो करंट कौन सा रहेगा, दैट इज आईपी, और यहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इसमें से करंट जो फ्लो होगा वो क्या रहेगा, दैट इज आईएस। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, सारा का सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स इसका इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इसका, बराबर है। मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा यहां पे कि फॉर ए सेकेंडरी कॉइल, क्या लिखा मैंने, फॉर ए सेकेंडरी कॉइल टोटल फ्लक्स, कैसे लिखेंगे टोटल फ्लक्स को, दैट इज फाई टोटल, किसके लिए, सेकेंडरी के लिए, कैसे लिखा जाएगा, एन एस इंटू फाई। फाई तो एक ही चीज है ना दोनों के लिए बेटा, पूरे के पूरे लाइंस क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, हम लोग ऐसे आइडियली मान के चल रहे हैं, बराबर है। लेकिन एक इमेजिन करिए कि इसके पास 10 टन्स है और इसके पास मान के चलो कितने हैं, 20 टन्स, बराबर है। तो 10 टन से जो फ्लक्स निकल रहा है तो उसका कैसे लिखा जाएगा, 10 इंटू 5। लेकिन इसके पास टन्स कैसे ज्यादा, तो कैसे लिखा जाएगा, 20 इंटू 5। वो किसका फ्लक्स रहा, टोटल फ्लक्स किसका रहा, सेकेंडरी का, और जो 10 रहा वो किसका रहा, प्राइमरी का। बात समझ में आई। तो ये 5 दोनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में आई। चलो अब मुझे बताइए, यहां से हम लोग निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसके लिए, ईएमएफ फॉर दी प्राइमरी का फॉर्मूला बनेगा बेटा कौन सा, दैट इज डी फाई पी बाय डी टी, बराबर है, डी फाई पी बाय, बेटा फाई पी का मीनिंग कितना था बोलो, दैट इज डी फाई, बोलो डी बाय डी टी। फाई पी का मतलब क्या है, दैट इज एन पी इंटू फाई। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज एनपी निकला बाहर, डी फाई बाय डी टी, इक्वेशन नंबर
उसी तरह से सेकेंडरी कॉइल के लिए बोलो ई एस इज इक्वल टू डी फाई एस बाय डी टी इज इक्वल टू बोलो क्या लिखेगा डी बाय डी टी इंटू हाँ कितना था एन एस इंटू फाई। ठीक है एनएस क्या निकलेगा बाहर डी फाइव बाय डी टी। इक्वेशन नंबर बेटा दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे बेटा हमको हमारा एक फार्मूला मिलेगा दैट इज ई एस बाय ईपी इज इक्वल टू बोलो बेटा क्या बनेगा ई एस बाय ईपी हाँ दैट इज एनएस इंटू डी फाइव बाय डी टी बाय एनपी इंटू डी फाइव बाय ये दोनों भी चीजें क्या होंगी कैंसल तो आपको मिलेगा ई एस बाय ईपी इक्वल टू एन एस बाय एनपी और इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये क्या हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशो। ठीक ये बात समझ में आई। इसका मतलब यहां पे समझ लीजिए अब यहां से चीज आती है आपका ट्रांसफॉर्मर बनाने के दो टाइप्स। कौन से दो टाइप्स देखिए यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि दैट ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने बढ़ा लिए तो वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा और नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर लिए कम कर लिए तो आपका क्या होगा वोल्टेज कम होगा। इसका मतलब ये कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा ऐसे मान के चलो कि नंबर 1 यहां पे लिख रहा हूं मैं कौन सी चीज कि इफ ns इज ग्रेटर देन np इसका मतलब क्या है सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो प्राइमरी कॉइल से तो ये क्या करेगा वोल्टेज बढ़ाएगा सेकेंडरी में घटाएगा बढ़ाएगा बराबर है। तो अगर यहां पे मान के चलो 230 वोल्ट हो या फिर 200 वोल्ट हो तो यहां पे बनेगा कितना 400 वोल्ट क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहे ज्यादा रहे। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे बात समझ में आई क्या लिखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कैसे सेकेंडरी में ज्यादा तो इसको मतलब डिनोशन कैसे करते उसका देखो साइन कन्वेंशन ऐसा होता है बेटा ये रहा प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग यहां पे दो लाइन खींच लेनी है और यहां पे मैं लिखा लूंगा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है तो ये रहा आपका कौन दैट इज हाँ एनपी और ये कौन है एनएस। एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। बात समझ में आई। अब यहां पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं इसको थोड़ा सा डबल ऐसे इस तरह से कर रहा हूं। हाँ तो यहां पे वायर की मोटाई कहां पे ज्यादा है बेटा प्राइमरी में या सेकेंडरी में। इसका मतलब ये कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहां पे प्राइमरी से ज्यादा टर्न्स किसके पास है सेकेंडरी में लेकिन वायर की मोटापा किसके पास ज्यादा है प्राइमरी। क्यों ऐसा किए सर वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक दूसरी चीज यहां पे याद रखिए बेटा कौन सा इफ मैंने बोला एनएस इज या फिर ऐसे लिखेंगे अपन एनपी लिखेंगे इधर एनएस लिखेंगे और इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है चलो हाँ बोलो इफ एनपी इज ग्रेटर देन एनएस ये चीज अगर रही इसका मतलब प्राइमरी के पास नंबर ऑफ टर्न्स कैसा है ज्यादा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसका मतलब कहां पे वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में कैसा रहेगा कम तो इसको अपन क्या बोलेंगे दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका अगर डिनोशन दिखाना आपको कैसे दिखाओगे इस तरह से ये रहेगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग दो लाइन खींच लिए और ये रहेगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ में आई बात। इसकी थोड़ी सी मोटापा क्या कर लेंगे अपन बढ़ा देंगे लाइक दिस। ठीक रहा ये रहा आपका एनपी और ये रहा एनएस। इसका नाम क्या रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है अब यहां पे डायग्राम में मैं दिखा दे रहा हूं ये वाला कौन सा है बेटा बोलो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है स्टेप अप है क्योंकि यहां पे क्या है ज्यादा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है आपको नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में। अब आगे अब देखो यहां पे एक चीज लिख के दे रहा हूं फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या लिख दिया मैंने फॉर एन अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल हो इसका मतलब यह कि आपका इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होता है आउटपुट पावर के बराबर होता है। जितना पावर इनपुट में हो उतना ही पावर आउटपुट में रहेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में कुछ ना कुछ वहां पे क्या होता है इनपुट का पावर आउटपुट से वैरी करता है 90%, 98%, 99% वहां पे क्या होता है उसका इफिशिएंसी शो होगा लेकिन पूरा का पूरा पावर नहीं होता। लेकिन मैंने ऊपर क्या लिख के दिया फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो रहा है सारी चीजें बिल्कुल जैसी चाहिए वैसी है तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे वो आइडियल ट्रांसफार्मर पूरा पावर क्या हो रहा है ट्रांसमिशन। पावर का फार्मूला होता है बेटा करंट इनटू वोल्टेज।
बेटा अगर मैं इनपुट की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला लिखा जाएगा दैट इज करंट इनटू वोल्टेज, और आउटपुट के लिए भी क्या लिखा जाएगा, करंट इनटू वोल्टेज। प्राइमरी है तो क्या लिखेंगे, आईपी, और ये ईपी, और यहां पे क्या लिखेंगे, आईएस। यस, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं इस फॉर्मूले की तरह। बेटा ईएस लिखा जाएगा इधर, ये रहा ईएस, ईपी को लेके आए हम लोग इधर, दैट इज ईपी। तो इधर क्या रहा, आईएस को लेकर दैट इज आईपी बाय आईएस। ये एक फॉर्मूला रहा आपका, ठीक है। आगे तो ईएस बाय ईपी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनएस बाय एनपी, एनएस बाय एनपी। तो अगर आपको रेशो किसी का अगर रेशो निकालना हो इस तरह से, तो हम लोग तीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कुछ भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। बस बात याद रखना, यहां पे सिर्फ करंट का अगर रेशो लिखना हो तो ईएस बाय ईपी लिखा होगा, तो यहां पे करंट के लिए उल्टा होगा। इसका मतलब ये कि इससे ये शो होता है दोनों में से कौन सी चीज, कि आपका यहां पे वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब ये कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट आपका घटेगा। अब सुन लो अच्छे से, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इसलिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिख के दिया, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट द लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा, मतलब इसके उल्टा। अब आप यहां पे समझ सकते हो कि जब मैंने स्टेप डाउन लिख के दिया है, इसका मतलब यहां पे वोल्टेज क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। तो वोल्टेज अगर कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर करंट बढ़ेगा तो उसके बहाव के लिए उसको इजी जाए और ज्यादा रेजिस्टेंस ना, आपका खर्च क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्ट ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो लॉस क्या होगा, कम होगा, जो हम लोग एंड में देखेंगे। इसलिए जहां पे स्टेप डाउन है, टर्न्स अगर कम हो तो वायर की जाड़ी क्या होगी, ज्यादा। टर्न्स अगर यहां पे क्या हो, कम हो, तो वायर की जाड़ी ज्यादा। टर्न्स अगर ज्यादा हो तो वायर की जाड़ी कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये आता है इस कंसेप्ट से। और एक हम लोग यहां पे कंसेप्ट दे सकते, दैट इज इफिशियंसी, ठीक है। छोटा सा फार्मूला दैट इज इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है। क्या होता है इफिशियंसी, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इफिशियंसी, उसकी कार्यक्षमता क्या है, कार्य। अब देखो मान के चलो मैंने 100 मार्क का पेपर ले लिया, 100 में से आपने आपने 100 मार्क मारे, 100 में से 100, तो आपकी इफिशियंसी कितनी रही, 100%। पेपर कितने मार्क का था, स्टैंडर्ड वैल्यू कितने, तो आपने पेपर मान के चलो 100 में से आपने 90 मार्क्स लिए, तो आपकी इफिशियंसी कितनी उस पेपर के सब्जेक्ट के लिए, 90%। मैंने बोला आपको 10 घंटे दिए, 10 घंटे पढ़ाई करो, बिल्कुल। आपने कितने किए, 8 घंटे। तो 10 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई की, और एक बच्चे ने कितना, 9 घंटे पढ़ाई की, तो 9 घंटे वाले की इफिशियंसी कितनी, 90%। और ये 8 घंटे वाले की, तो जब आप मार्क्स लिखने की बारी आती है तो 100 में से अगर आपने 90 ले लिए तो 100 कहां पे लिख दो, नीचे, और 90 कहां पे लिखोगे, ऊपर। तो व्हाट इज द 100 इज आइडियल वैल्यू, व्हाट इज द 90 इज जो आउटकम आया, आउटपुट आया। तो जब मैंने ऐसे बोला ट्रांसफार्मर में इसकी इफिशियंसी बताइए, इसका मतलब क्या, हम लोगों ने कितना इनपुट में लगाया और कितना आउटपुट में मिला, क्या पावर की बात कर रहे हैं, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये कि इफिशियंसी के फॉर्मूले दैट इज परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी निकालना हो तो ये हम लोग ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, कैसे, दैट इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू लिखेंगे हम लोग क्या, 100, क्योंकि परसेंट के लिए निकाल रहे हैं। अब देखो इनपुट के लिए नीचे क्यों लिखे, इनपुट में हम लोग जो दे रहे हैं 100 मार्क का पेपर, स्टैंडर्ड वैल्यू, उसमें से आउटपुट में कितना मिल रहा है। तो मैंने ऊपर क्या लिख के दिया था, आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट लिखा, इसका मतलब इफिशियंसी कितनी रही, 100%। और ईटा सिर्फ परसेंट में छोड़ के बताइए 1। तो ये ईटा अगर 1 रहा या फिर 100 रहा, 100% की बात करेंगे, 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहां पे 1। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता 98 से लेकर 99% तक उसकी इफिशियंसी आप लोग बोल सकते हैं कि रहेंगी करके, इसलिए हमने लोग यूज किया क्या, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया जाए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर का मीनिंग है क्या बेटा, बोलो, दैट इज ES IS बाय EP IP इंटू 100। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बात समझ में आई। चलो देखेंगे हम लोग क्या इसमें, दैट इज एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। किस किस तरह से यहां पे एनर्जी लॉस हो रही है ट्रांसफार्मर में, ये देखेंगे हम लोग। यहां पे 5 पॉइंट्स मैंने लिख के दिए, दैट इज फर्स्ट है बेटा कौन सा, दैट इज कॉपर लॉस,
सेकंड है कौन सा है, दैट इज एडी करंट लॉस। थर्ड है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, उसके बाद है कौन सा, फ्लक्स लीकेज, और उसके बाद है लास्ट में दैट इज हमिंग लॉस। ठीक है, देखो याद रखना। आगे देखिए, अब पहली चीज तो यहां पे कॉपर लॉस का मीनिंग क्या है। कॉपर लॉस का इस तरह से यहां पे मीनिंग होता है कि जब भी कभी यहां पे इनपुट और आउटपुट में क्या, अगर मान के चल हम लोगों ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया। स्टेप डाउन का मीनिंग क्या है बेटा, कि आपके प्राइमरी में वाइंडिंग कैसी है, कम, और सेकेंडरी में कैसी है, ज्यादा, इस तरह से। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां पे क्या करना है, देखो यहां पे हमारा क्या बना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां पे वोल्टेज कैसा रहेगा, प्राइमरी से वोल्टेज कैसा रहेगा, स्टेप डाउन है तो प्राइमरी से वोल्टेज कैसा रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब करंट कैसा रहेगा, ज्यादा। तो अगर करंट ज्यादा हो तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर वायर कैसी हो बेटा, बोलो वायर कैसी हो आपकी, थीन अगर होगी तो यहां पे क्या डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने वायर की क्या बढ़ा दी। यहां पे हम लोगों ने एक चीज सीखी, कौन सी, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया अगर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो हीट लॉस जो रहेगा आपका, कौन सा, दैट इज हीट लॉस, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, बराबर। हीट की वैल्यू कैन सी आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अगर आर कम होगा तो हीट भी क्या होगा आपका, कम होगा। तो जिसके वजह से आपने यहां पे क्या करना है, वायर की वाइंडिंग्स की जाड़ी क्या करनी है, बढ़ा देनी है। लेकिन क्या ये प्राइमरी में वैसा करना है बेटा, नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी करंट कैसा है, कम है। तो कम अगर होगा तो कॉपर की वाइंडिंग्स की जाड़ी जो रहेगी वो कैसे रखनी है, अपने को कम रखनी है, जिसकी वजह से आपका कॉपर का लॉस जो है वो क्या होगा, कम। और हीट लॉस में आपकी एनर्जी कैसे होगी, कम वेस्ट होगी। समझ में आई बात। सेकंड जो आती है चीज, जिसका नाम है एडी करंट लॉस। अब एडी का मीनिंग होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एडी। एडी मतलब होता है वर्लपुल। क्या होता है, वर्लपुल, इसके तरह ये बोला जाता है इसको एडी। एडी का मीनिंग क्या है, वर्लपुल। ये वर्लपुल सर नाम सुने जैसा लग रहा है, ये वर्लपुल कहां पे सुना आपने, फ्रिज की कंपनी है, बराबर है। तो वर्लपुल का मीनिंग होता है पानी में अगर आपने पत्थर फेंक दिया तो वहां पे जो आती है लहर, उसको बोला जाता है वर्लपुल। तो याद रखना, कभी भी कोई भी आपका कोई मटेरियल, मतलब मटेरियल का मीनिंग क्या है आपका, कौन सा भी, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक, जैसे कि स्टील, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, इस तरह के जो मटेरियल है, ये सारे मटेरियल्स अगर आपके चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किए, ला लिए इस तरह से, व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हम लोगों ने क्या ला लिया, यहां पे एक इस तरह से मटेरियल लाया, और ये मटेरियल कौन सा है, मान के चलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बराबर है, या कॉपर का कोई मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, या फिर कोबाल्ट वोबाल्ट कुछ भी होगा। ठीक है, अब इस मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा, डीबी बाई डीटी है। क्या है, डीबी बाई डीटी। ये डीबी बाई डीटी होने की वजह से यहां पे क्या डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, इस तरह से रोटेट होने शुरू होंगे। अब ये रोटेशन का जो क्या बोलेंगे इसको, प्लेन, ये प्लेन किस तरह से हो सकता है, 3D में हो सकता है, लाइक दिस। ये आपका ऐसे गोल घूमेगा, ये ऐसे गोल घूमेगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई इस तरह से रोटेट करेंगे। तो यहां पे बिकॉज ऑफ रोटेशन यहां पे भी क्या होता है, एडी करंट का इफेक्ट शो करेगा। ये जो मटेरियल है, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है 3D में, ये क्या हो जाएगा, गर्म होगा। इसका मतलब ये कि आपके चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऐसा क्या ला लिए हम लोगों ने, उसके इन्फ्लुएंस में क्या लाए, को नहीं है मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, प्लास्टिक है क्या, ये क्या ही है, कौन सा एलिमेंट है फिर, बराबर है। तो अगर ये मटेरियल लाए तो इसमें क्या डेवलप होगा, हीट डेवलप होगी। इसका मतलब आपकी एनर्जी और किसमें लॉस हो रही है, हीट में। और हीट डेवलप होने के पीछे का रीजन कौन है, एडी करंट। सो हाउ टू मिनिमाइज इट, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो इस कंसेप्ट में यहां पे देखो, ये कौन हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो इस्तेमाल कर लिए सर, क्योंकि हमारी सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते समय अगर हम लोगों ने पूरा एक ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो उसको गोल घूमने के लिए क्या मिलेगा, बड़ा सरफेस एरिया मिलेगा। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी गोल घूम सकता था, ऐसे भी गोल घूम सकता था, किसी भी तरह से। तो हमने क्या किया, यहां पे स्ट्रिप्स लाए, किसके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रिप्स लाए। कौन से आकार के रहे ये, ओ। ऐसे कितने ला लिए हम लोगों ने, 12 से 15, उसको जोड़ दिए और उसको सबको क्या किए, वाइंड किए। तो अब क्या हो गया, उसको बड़ा सा सरफेस एरिया मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन को गोल घूमने के लिए, नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के उस साइड में नहीं जा सकता बेटा, खुद के मटेरियल को छोड़ के फटाक से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा बाहर। बात समझ में आई, क्यों नहीं करता, इसके पीछे का रीजन में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया मैंने। जब इलेक्ट्रॉन अपने मटेरियल को छोड़ के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। उतनी सादी चीज नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। बात समझ में, वो कितनी अंदर कितने जोर से गोल घूमता, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा।
इसका मतलब यह कि उसको रोटेशन जो सिर्फ मिलेगा इतना सरफेस एरिया मिलेगा, बाकी का मिलेगा नहीं। तो जब आप ट्रांसफार्मर देखो तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या मिलेंगे आपको, चिप्स मिलेंगे इस तरह से। बात समझ में आई? तो यहां पे हम लोग एडी करंट क्या कर सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज द एडी करंट बाय यूजिंग द चिप्स, बोलेंगे इसको स्ट्रिप्स बोलेंगे, दैट इज लैमिनेटेड स्ट्रिप। उसको सबको लैमिनेट किए पहले, तो लैमिनेशन का मीनिंग समझ में आया? एक ग्लू होता है, ग्लू के अंदर वो उसको डाल देते हैं तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएंगी, एक परत चढ़ेंगी, उसके बाद फिर दूसरी वाली स्ट्रिप उसको जोड़ी जाती है। समझ में आई बात? चलो आगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एडी करंट लॉस को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसके बाद आता है बेटा हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? मान के चलो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम लोगों ने हार्ड मटेरियल इस्तेमाल किया, जैसे कि स्टील। तो मैंने आपको सिखाया बेटा कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है, अल्टरनेट हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हम लोगों ने हिस्टेरेसिस कर्व देखा था, याद होगा। तो उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हम लोग क्या देखा, एटम्स का क्या देखा, अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट क्या होगा, हर बार अल्टरनेट होते रहेगा, जिसके वजह से हिस्टेरेसिस कर्व बना था, याद होगा। ठीक। और हिस्टेरेसिस कर्व में हम लोगों ने दो तरह के हिस्टेरेसिस कर्व देखे, इस तरह से, हार्ड के लिए और एक सॉफ्ट के लिए। ये हार्ड का था, ये सॉफ्ट का था। और जितना बड़ा ये सरफेस एरिया होगा उसका क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो सॉफ्ट आयरन में अगर इसका सरफेस एरिया कैसा हो, छोटा हो, इसका मतलब एनर्जी कंजम्पशन कैसी है, उसकी कम है। ये एनर्जी कहां पे खर्चा हो रही थी, अलाइनमेंट चेंज करने के लिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी खुद को क्या समझने लगता है, मैग्नेटाइज करके मैग्नेट समझने लगता है। तो उसका अलाइनमेंट हर बार क्या हो रहा है, चेंज। उसमें भी एनर्जी क्या हो रही थी, खर्चा हो रही थी। लेकिन अगर ये मटेरियल हार्ड के जगह पे, मतलब स्टील के जगह पे सॉफ्ट आयरन मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी कम खर्चा होगी। इसलिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया। समझ में आई बात? तीसरी चीज आती है बेटा 4th नंबर की, दैट इज फ्लक्स लीकेज। क्या आती है, फ्लक्स लीकेज। ठीक है। अब ये फ्लक्स लीकेज क्या है, सिंपल सी बात है कि यहां पे मान के चलो सब कुछ मटेरियल तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन समटाइम्स यहां पे जो है क्या बोलते हैं उसको, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या होता है, लीक हो गया, उसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो गई, हमारी लॉस हो गई। इसके लिए क्या किया जाता है, आज के मॉडर्न डेज में जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसफार्मर, ये इसके तरह होते हैं। अब आपने स्ट्रिप्स लेनी है बेटा इसकी तरह। ये किसकी तरह दिख रहा, बोलो? ये अगर मैं स्ट्रिप्स बोलता हूं तो ये स्ट्रिप्स कौन से आकार के बेटा, बोलो? H8 बेटा, ये है E। ये है 3, 1 2 3, और ये है E 1 2 3, E की तरह दिख रहे हैं। उसको फिट बिठाया जाता है इस तरह से, और यहां पे जो अंदर मिलता है एक बीच का आर्म्स, इसको लगाया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, लाइक दिस। यह है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये रही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। बात समझ में आई? अब यहां पे फ्लक्स लिंकेजेस का जो रेट रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह के ट्रांसफार्मर आजकल बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या हो सकता है क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स लीकेज क्या हो, कम हो। तो सर जो पहले जो ट्रांसफार्मर पड़ा या कौन सा टाइप का है, तो इसका नाम होता है बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोला जाता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक। और ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है दैट इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। समझ में आई बात? चलो ठीक। लास्ट है बेटा हमारा कौन सा, दैट इज हमिंग लॉस। इसमें मैंने लिख के दिया दैट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये हमिंग एक लॉस है। किस तरह से, आपने अगर देखो ट्रांसफार्मर आप सुना होगा, डीपी सुनिए, डीपी बराबर है। तो क्या होता है डीपी, मतलब वो कभी कभी फूट जाती है ना, आवाज आती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है अपनी। क्या होता है डीपी का मीनिंग? उसका नाम है डुअल पोल स्विच, डुअल स्विच पोल। क्या है ये? तो दो खंबे होते हैं ना, दो पोल होते हैं इस तरह से, आपने देखा होगा, वहां पे डीपी होती है। और कभी देखा होगा आपने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, कभी आपने देखा होगा उसमें स्काई ब्लू कलर के होते हैं वो, उसमें इस तरह से लाइंस होते हैं बड़े बड़े इस तरह से। तो कभी वो ट्रांसफार्मर जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अपना जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा वो छोटा सा, वो भी गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से उसमें
उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वहां पे क्या लगाए जाते हैं, इस तरह से प्लेट्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है, कि आपकी जो हीट है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया पे फैले, वो गर्म ना हो। तो जितना ज्यादा एरिया फैलेगा उतना एक जगह पे हीट कम रहेगी। बात समझ में आई? तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के पास जाके देखिए आपको हमिंग सा नॉइज सुनाई देगा करके, दैट इज कॉल्ड हमिंग लॉस। ये किस तरह से होता है, क्या होता है, सुन लो अच्छे से। जब भी कभी, सुन लो, जब भी कभी इस तरह से कोई भी कॉइल, या फिर कॉइल को अपने पकड़ेंगे, सीधा मैग्नेट पकड़ेंगे, ठीक, यहां पे जगह, ये मान के चलो बेटा अपने क्या है, एक मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल, और ये है हमारा कौन सा, साउथ पोल। और यहां पे हम लोगों ने कोई एक मटेरियल ले लिया, और मटेरियल कौन सा है बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, छोटी सी स्ट्रिप है इस तरह से, ठीक। और अगर नॉर्थ और साउथ से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ जो अपने तरफ खींच रहा है, किसको, ये वाले रॉड को, और साउथ क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, ठीक। और ये कुछ वोल्टेज अगर डेवलप करे, या फिर उसका अगर स्ट्रेंथ जो है अगर वो मिनिमम रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको खींचने की अगर मान के चलो क्या स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, और इनका क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स चेंज होने का रेट अगर बहुत ज्यादा है, बात समझ में आई क्या बोलना चाहता हूं, फ्लक्स, कौन सा वाला फ्लक्स, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उसका फ्लक्स चेंज होने का रेट बहुत ज्यादा हो, कुछ ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा, तो ये जो कॉइल है आपकी, सॉरी, ये वाला जो रॉड है, इसका लेंथ हल्का सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसको अगर मैंने क्या रखा, नॉर्थ रखा, नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं, रिपेल, बराबर है, तो हो सकता है इसका लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके डायमेंशन में हल्का सा स्लाइटली क्या आ जाता है, चेंज आता है। कब चेंज आता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से, किसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। यह चीज, इस कंसेप्ट को बोला जाता है बेटा कौन सा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये किसने ऑब्जर्व किया था, ये जूल साहब ने ऑब्जर्व किया था। किसने ऑब्जर्व किया था, जूल ने। तो जूल ने ऑब्जर्व किया और उसका फिनोमेनन का नाम दिया कौन सा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और चेंज होता है, उसके अंदर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो उसके डायमेंशन में, लेंथ में क्या आता है, हल्का सा चेंज, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आपको हमिंग सा नॉइज सुनाई देगा। और ये चेंज करने के लिए जो भी एनर्जी खर्चा होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमिंग लॉस। तो कुछ लॉसेस हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ लॉसेस हम लोग बिल्कुल ही मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लॉसेस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? So now first question. How much current is drawn by the primary of a transformer which steps down 220 volt to 22 volt? इसका मतलब ये क्या आपका इनपुट में दैट इज EP प्राइमरी में कितना वोल्टेज बोलो, दैट इज 220 वोल्ट, और आपका आउटसाइड में मतलब कौन सा सेकेंडरी में दैट इज ES में कितना हो रहा है, ये 22 वोल्ट। बहुत बढ़िया। तो ऑपरेट डिवाइस विद एन एम्पीडेंस ऑफ 220 ओम। एम्पीडेंस का मीनिंग हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कहां पे, एसी वाले चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में। लेकिन एम्पीडेंस का मीनिंग होता है बेटा क्या, अपोजिशन। क्लियर है? तो अपोजिशन का मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जगह पे R लिखा जाता है, और एम्पीडेंस को हम लोग क्या कर, किससे डिनोट करेंगे, Z से डिनोट करेंगे, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टर, ठीक है। तो कितना रेजिस्टर यहां पे बोलो, दैट इज कौन से साइड में, इनपुट साइड में या आउटपुट साइड में, आउटपुट साइड में, दैट इज इसका नाम होगा दैट इज Z सेकेंडरी में। कितना बोलो, दैट इज 220 ओम, ठीक है। ओम से आपको पता चल रहा होगा कि एम्पीडेंस का यूनिट ओम, इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस टू दी फ्लोइंग ऑफ करंट। बात समझ में आई? इसका मतलब ये रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है, ओके। अब पूछा गया है क्या निकालिए, क्या निकालिए, तो ऑपरेट डिवाइस विद एन एम्पीडेंस ऑफ 220 वोल्ट, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी। प्राइमरी मतलब यहां पे करंट, दैट इज I P की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्लियर है? अब आपके पास फार्मूला है कौन सा, EP और IP वाला और ES और IS वाला। फटाक से बोलिए कौन सा वाला आपने देखा, दैट इज ES बाय EP इज इक्वल टू I, उल्टा रहेगा इसका, बोलो दैट इज IP बाय IS। बात समझ में आई? हमको क्या निकालना है, IP निकालना, दैट इज IP की वैल्यू रहेगी, IS उधर जाएगा, IS मल्टीप्लाई बाय ES बाय EP। आपके पास ES भी है, आपके पास EP भी है, लेकिन क्या आपके पास IS है, दैट इज करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी, नो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वोल्टेज दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R, तो I इज इक्वल टू V बाय R। समझ में आई बात? दैट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे EMF बाय एम्पीडेंस।
तो बेटा ईएमएफ की वैल्यू कितनी दिख रही है? 22 वोल्ट, और आपका जेड का वैल्यू कितना है? 220। बात समझ में आई? कितना होगा बोलो? हाँ, दैट इज 1/10। क्लियर है? तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, आईएस की दैट इज 1/10 इंटू ईएस की वैल्यू बनी आपकी दैट इज 22 डिवाइड बाय ईपी की वैल्यू बनी दैट इज 220। बराबर। फिर से यहाँ पे कितना आया? 1/10। तो कितना बना? 1/100। इसका मतलब 0.01 क्या? एम्पियर। बात समझ में आई? ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन। अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी। कितना टर्न्स प्राइमरी में? दैट इज एनपी की वैल्यू कितनी है? बोलते चलो। हाँ, 500 टर्न्स। उसके बाद एंड 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी दैट इज एनएस। एनएस की वैल्यू कितनी? 1000 टर्न्स। बहुत बढ़िया। द प्राइमरी वोल्टेज इज, प्राइमरी वोल्टेज का मतलब दैट इज ईपी की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट। उसके बाद लोड इन द सेकेंडरी, लोड इन द सेकेंडरी का मतलब रेजिस्टेंस आर एस कितना है? ये 100 ओम लोड रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते थे। बराबर। कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी एज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या निकालना आपको? करंट निकालना। फिर से कहां पे? आई पी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब ये होता है कि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर का मीनिंग है इनपुट पावर इक्वल्स टू होता है बेटा आउटपुट पावर। बराबर। अब इनपुट पावर का मीनिंग कितना बोलो? ईपीआईपी, ये पावर का फार्मूला, वोल्टेज इनटू करंट, और आपका आउटपुट पावर का फार्मूला ईएस इनटू आईएस। बराबर है? ये रहेगा। अब आपको पूछा गया बेटा आईपी निकालो, तो दैट इज आईपी की वैल्यू रहेगी दैट इज ईएस आईएस बाय ये ईपी उधर गया दैट इज ईपी। क्या आपके पास ईएस है? नहीं है। क्या आपके पास आईएस है? ये भी नहीं है। क्या आपके पास ईपी है? हाँ है। बेटा ये दोनों भी चीजें आपके पास नहीं है, तो कैसे निकाले जाए? ये होगा कंसेप्ट, और दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो मेरा कौन सा? दैट इज हाँ ईपी या फिर ईएस बाय ईपी इक्वल्स टू एनएस बाय एनपी। बराबर है? अब यहां पे हमको दिख रहा है बेटा एनएस और एनपी दिया है और ईपी भी दिया है। बराबर। ईपी को लेके जाओ इधर, तो ईएस की वैल्यू निकलती है एनएस बाय एनपी इनटू ईपी। सो एनएस की वैल्यू रही 1000 और एनपी की वैल्यू रही 500 और ईपी की वैल्यू कितनी है? 200। तो कितना रहा? 5 2 10 दैट इज 400 वोल्ट। ये रहा ईएस की वैल्यू। सर इससे क्या मिलेगा? ईएस मिल गया। अब ईएस से हम लोग आईएस भी निकाल सकते हैं बेटा। कैसे? ईएस से, तो ईएस की वैल्यू कितनी मिली हमको? ईएस इज इक्वल टू हाँ 400 वोल्ट। तो बेटा यहां पे जान बूझिए आरएस भी है और ईएस भी है। इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू V बाय R। बराबर। तो ES की वैल्यू है अपने पास कितना? 400 और RS की वैल्यू है कितनी हमारी? 100। कितना रहा? 4। तो आपको मिल गया यहाँ पे IS की वैल्यू। तो बेटा IS की वैल्यू है कितनी? 4। ES की वैल्यू कितनी? 400 डिवाइड बाय EP की वैल्यू है कितनी? 200। 200 टू जा और 4 टू जा 8 क्या? एम्पियर है। क्लियर है? तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर 8 एम्पियर। क्लियर है? सो थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी of transformer which step down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm. Assume the efficiency of the transformer to be 80%. ठीक है? क्या बोला है? कौन सा ट्रांसफार्मर? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसमें आपका दैट इज ई प्राइमरी दिया है बेटा कितना? 200 वोल्ट, और आपका ई सेकेंडरी दिया है 20 वोल्ट। क्लियर? कितने रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है? लो रेजिस्टेंस दैट इज आर सेकेंडरी में कितना रेजिस्टेंस है? ये 20 ओम। और इसकी एफिशिएंसी बेटा दैट इज परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज हाउ मच? 80%, मतलब 80/100। क्लियर है? और आपको पूछा गया है क्या? निकालिए करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, दैट इज करंट ड्रॉन इन दी प्राइमरी। आईपी की वैल्यू निकालनी बेटा। ठीक? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसके पहले के दो क्वेश्चन में एफिशिएंसी का फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको दिया है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी परसेंट है? 80%। तो बेटा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी का मीनिंग होता है आउटपुट पावर, बोलो, उसके बाद इनपुट पावर इनटू 100। क्लियर है? या फिर 100 इधर ना लिखते हुए थीटा बाय डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते। क्लियर है? सबको समझ में आया? मल्टीप्लाई के इधर आ गया डिवाइड में,
तो बेटा यहां पे दिया है क्या बोलो, ईटा की वैल्यू इट इज 80/100 इक्वल्स टू आउटपुट पावर का फार्मूला क्या, वोल्टेज इनटू करंट। तो बेटा बोलो वोल्टेज कितना है आउटपुट में, मतलब कौन सा सेकेंडरी, दैट इज ईएस इनटू आईएस बाय ईपी इनटू, बहुत बढ़िया। इसमें से कौन से चीजें आपके पास अवेलेबल है, देखिए ईएस है बेटा, आईएस है क्या, नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। ईपी है क्या, हाँ है, और आईपी हमको निकालना है। तो पहले तो आईएस निकालेंगे, दैट इज सेकेंडरी करंट। तो अभी देखो उसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कौन सी, वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस भी है, तो करंट आपको मिल जाएगा। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी रही 20 और रेजिस्टेंस की कितनी है 20, कितना करंट 1 एंपियर। तो आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ईएस की वैल्यू रही कितनी 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ईपी 200 इंटू आईपी। अब आईपी को लेके जाओ इधर और 80 और 100 को लेके आओ इधर, तो बेटा बोलो कितना बनेगा, आईपी इक्वल्स टू ये 20 जैसे कि वैसा रहा, नीचे रहा आपका कितना 200, 100 जाएगा ऊपर इंटू 100 बाय 80। तो 100 ऊर्जा, ठीक है, 2 10 0 0 कैंसिल, दैट इज 1/8। तो 1/8 का मीनिंग क्या है, कितना होगा करके देखिए। तो आपका वो आंसर रहेगा, आईपी की वैल्यू कितनी मिली बताइए, 1/8 करके देखिए, वो आपका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर। क्लियर है, चलो आगे। सो नीट 2021 का क्वेश्चन अभी जो इसके पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे, उसी के आधार पे आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। और आपको ये भी रियलाइज होगा कि नीट में इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी बोल सकते हो। क्लियर है। सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। क्या ये रहा ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में हम लोगों ने कितना वोल्ट लगाया, दैट इज 220 वोल्ट। क्लियर, इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट। इसका मतलब ये कि ट्रांसफार्मर का आउटसाइड में कितना है बेटा बोलो, कितना है, हाँ कितने वोल्ट पे काम कर रहा है 11 वोल्ट। 44 वॉट लैंप, और यहां पे लगा हम लोगों ने क्या बेटा, एक लैंप लगा यहाँ पे, ये रहा आपका लैंप, ठीक। और कितना है इसका पावर, पावर P इज इक्वल टू कौन सा पावर, सेकेंडरी पावर P S, कितना है ये 44 वॉट, ये रहा पावर, ठीक। इग्नोरिंग द पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, इसका मतलब ये कि आपको इग्नोर करना है, मतलब आइडल कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, और व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, तो आपको यहां पे प्राइमरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज IP निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो बोलो बेटा कैसे करेंगे, सोचिए। पावर का फार्मूला होता है क्या, व्हाट इज द पावर, पावर PS इज इक्वल टू IS इंटू ES। ये रहा आपका कौन बेटा, पावर की वैल्यू हाँ बोलो कितनी बनेगी 44, IS की वैल्यू पता नहीं है, ES मतलब सेकेंडरी पे कितना है 11। तो बेटा IS की वैल्यू बनी कितनी 44 बाय 11 इज हाउ मच 4 एंपियर। इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो रहा है 4 एंपियर का करंट फ्लो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको IP निकालना पड़ेगा, कैसे निकाले, कैसे निकाले, आपको EP पता है, आपको ES पता है, आपको IP पता नहीं है, और आपको IS पता है। क्या करेंगे बोलो, हाँ दैट इज लिखेंगे IP बाय IS, ये E के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, बोलो ES बाय EP। करंट और वोल्टेज का आपका जो रेशियो रहेगा ये इनवर्स ही होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। तो IP की वैल्यू रही IP इज इक्वल टू ES बाय EP इंटू IS। फटाक से बोलिए बेटा, ES की वैल्यू सेकेंडरी में 11, IP की वैल्यू 220 इंटू IS की वैल्यू सेकेंडरी में करंट कितना है 4 आया था, ठीक है। तो ये रहा 11, 20 का 220 बराबर है, और ये आपका रहा कितना 1/5। तो कितना बना 1/5 इज 0.2 एम्पियर। क्लियर है, दैट इज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज बी आंसर इज करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, इतने इजी तरह के क्वेश्चंस आपको नेट में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 220 volt input supplied, that is E primary, to a transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है बेटा, कौन सा है, कितना हो रहा है ये, इनपुट में 220 लगा है, और ये काम कितने में, मतलब आगे कितना कर रहा है 440। तो स्टेप क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज
80%, मतलब इफिशियंसी कितना दिया है, ईटा की वैल्यू 80%। द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर आईपी की वैल्यू निकालनी है। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने कौन सा देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, बराबर है। तो आप इसका आंसर निकाल के बताइएगा। तो ईटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ईटा इज इक्वल टू 80/100 इज इक्वल टू आउटपुट पावर दैट इज ESIS बाय EP IP। क्लियर है, उसका आंसर निकालना है। क्लियर है, सभी को इसका आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। चलो आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी और सेकेंडरी में रिस्पेक्टिवली का मीनिंग, प्राइमरी में क्या है टर्न्स, दैट इज N प्राइमरी, NNP की वैल्यू रही कितनी 50 और आपके NS की वैल्यू रही 1500। स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ज्यादा है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स phi लिंक विद द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, क्या बोला है, प्राइमरी के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है, phi इज इक्वल टू कितना बेटा, phi नॉट प्लस 40। अरे ये साला क्वेश्चन अलग ही दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वेयर phi इज इन वेबर, फ्लक्स दिया है phi कुछ इसमें वेबर में, T is in time second and phi naught is a constant। ये बोला है कांस्टेंट वैल्यू बेटा, ये phi naught हो सकता है phi naught की जगह पे A हो, C हो, B लिखा हो, बराबर। The output voltage across the secondary coil is given। ये 2007 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा सेकेंडरी में, मतलब क्या पूछा जाएगा, हाँ ES की वैल्यू रहेगी, आपको पूछी गई, ठीक है। अब सर हमारे पास NP भी है, NS भी है, ES निकालना है, तो साइड में क्या चाहिए था, EP चाहिए था। तो हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो का इस्तेमाल किया होता अगर ये वैल्यू होती, मतलब कौन सा रेशियो बोलो फटाक से, हाँ बोलो, ES बाय EP इक्वल्स टू NS बाय NP, बराबर। तो सर अब ये चीज तो है E दैट इज प्राइमरी, और ये प्लस किसके साथ बोला है, प्राइमरी के साथ लिंक वाला बोला है। EMF और प्लस का क्या रिलेशन है, बोलो फटाक से, इंड्यूस्ड EMF और प्लस का रिलेशन फैराडे लॉ का इस्तेमाल करिए बेटा, बोलो, हाँ EP इज इक्वल टू D बाय dt, D phi P बाय dt, बहुत बढ़िया। तो D बाय dt प्लस phi की वैल्यू कितनी रही, phi नॉट प्लस 4t रही, बराबर है। समझ में आई बात बेटा, यहाँ पे कौन सा वाला डेरिवेटिव करना पड़ेगा सेपरेट वाली मेथड से, बोलो, हाँ D बाय dt इंटू phi नॉट प्लस D बाय dt इंटू 4t। बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0, और D बाय dt इंटू 4t, 4 निकला बाहर, dt बाय dt इज 1, तो कितना रहा आपका आंसर 4। तो आपका यहाँ पे EMF प्राइमरी पे मिल रहा है कितना, 4, सो देयरफॉर ES इज इक्वल टू NS बाय NP इंटू EP, उधर जाएगा, क्लियर है। तो बेटा बोलो, NS की वैल्यू 1500, NP की वैल्यू 50 और EP की वैल्यू 4। तो 0 से 0 कैंसल, 5 30 रहा, 4 120 क्या वोल्ट, बात समझ में आई। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो, प्राइमरी में कितना EMF है 4 वोल्ट, और वही कितना बन रहा है 120 वोल्ट, समझ में आई बात। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2006 में पूछा गया है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपको नॉलेज पता होना चाहिए। जितना भी मैंने थ्योरेटिकल चीजें ट्रांसफार्मर के बारे में बताई उसके ऊपर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन एकदम वन लाइन क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, हमने कोर को, कोर इन द सेंस जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, लैमिनेट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, हम लोगों ने जो कोर बनाया था रेक्टेंगुलर, पता है क्या, वो पूरा का पूरा ब्लॉक ना बनाते हुए हम लोगों ने क्या बनाया, स्ट्रिप्स लिए, और स्ट्रिप्स के ऊपर स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स के ऊपर स्ट्रिप्स चिपका के क्या बनाया, एक कोर बनाया था, याद होगा, याद है ना। और बाद में उस कोर को हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, लैमिनेट करके लगा रहे हैं। लैमिनेशन मतलब लैमिनेट करके सेपरेट बना रहे हैं। मान के चलो ये एक कोर है और एक दिखाओ को, ये कोर है, इस तरह से अगर चिपका दिए तो भी चलता है, लेकिन इन दोनों को पहले क्या किया हम लोगों ने, लैमिनेट किए, किसी लिक्विड में डाले, उसको निकाले, फिर उसको सुखाए, लैमिनेट बन गया, और बाद में जाके चिपकाए। तो सिंपल सा मेथड है बेटा। पहले तो चीज आपको समझ में आती, स्ट्रिप्स बनाए किस लिए थे हम लोग, कि अगर पूरा का पूरा ब्लॉक होता तो उसमें क्या डेवलप होता, एडी करंट डेवलप होता, और ये एडी करंट की वैल्यू और कम करने के लिए इसको हम लोगों ने क्या किया, मतलब यहां से इसको शॉर्ट ना हो, बराबर है,
इसलिए फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग, लैमिनेट करते हैं कि सेपरेट सेपरेट रहे। बस लोहे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्लक्स जो है वो बाहर ना निकले, फ्लक्स क्या करे, पूरा का पूरा लिंक हो जाए। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि यहां पे ऑप्शन दिए, रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में बी इंक्रीज। लॉजिक है क्या इसके पीछे? कुछ भी लॉजिक नहीं है। एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज, इससे एडी करंट मिनिमाइज होता ही होता है। द वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर में बी रिड्यूस, क्या मतलब है? कुछ नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब रिड्यूस होता है क्या? एक एग्जांपल देने वाला था लेकिन अभी छोड़ो। रस्टिंग ऑफ कोर में बी प्रिवेंटेड, रस्टिंग का उतना मतलब नहीं आता, ठीक है? उसको अपन थोड़ी इतना पानी में डाल के और बहुत मॉइस्चर में रख रहे हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग है बेटा कौन सा? ऑप्शन बी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप के रहेंगे, क्लियर है? वो भी आपके नॉलेज बेस है और आपका नॉलेज इस्तेमाल करना है। कुछ आप डिस्कशन कर सकते हो और डिस्कशन करके इसका आंसर बताना है, कि जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर रहे, इसके मल्टीपल आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं बेटा, क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which of the following is true for an ideal transformer? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए नीचे में से कौन सी चीजें ट्रू है? जरूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट ट्रू रहा, क्योंकि ऊपर नोटिफाई किया होता है मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब आपके दिमाग में फिट हो गया है कि जरूरी नहीं कि एक ही आंसर सही रहे, ठीक? तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे? पहला ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, देखिए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स link with the primary coil equal to the flux link with the secondary coil. Primary magnetic flux, total magnetic flux link with the primary equal to the flux link with the secondary. बताइए क्या होगा? क्या ये आइडियल के लिए सही है? सेकंड, flux per turn in primary is equals to flux per turn in secondary. देखो दो ऑप्शन में फर्क है बेटा, जमीन आसमान का। एक चीज हम लोगों ने सीखी थी, याद रखिए, ऊपर देखिए सब लोग, एक चीज हम लोगों ने क्या सीखी थी? हाँ, एक सीखा था नंबर ऑफ टर्न्स और एक सीखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर? उसी तरह से ये भी चीज है कि फ्लक्स जितना प्राइमरी में है उतना सेकेंडरी में है। और दूसरी चीज क्या बोले ऑप्शन बी में? फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है इज इक्वल टू फ्लक्स पर टर्न इन सेकेंडरी, ठीक है? तो बेटा याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ क्या होता है? द फ्लक्स पर टर्न, ये लिंक एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? द फ्लक्स पर टर्न इन सेकेंडरी, क्लियर है? तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा इसमें से? बी। चेक करेंगे सी के साथ, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल्स इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी। जरूरी है कैसे बेटा? ऐसा नहीं होता है, ईएस और ईपी की वैल्यू वेरी हो सकती है, इसी को हम लोग स्टेप डाउन और स्टेप अप बोला करते थे। अगर यहाँ पे करंट वोल्टेज की वैल्यू क्या इक्वल हो सकता है? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। और ऑप्शन डी में देखिए क्या लिखा है? पावर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल एट एनी मोमेंट इक्वल टू द पावर एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी। तो मैंने अभी बोला था, इसका मतलब कौन से ऑप्शन आपके सही दिख रहे हैं? ऑप्शन बी और ऑप्शन आपका डी, क्लियर है? चलो आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर बेटा? ध्यान से सुनिए, हर एक ऑप्शन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है? पहली चीज, क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। Which of the following statements is R? मतलब statements are correct। जब आपको आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे ट्रांसमिट करना हो? अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में लार्ज डिस्टेंस तक, लार्ज डिस्टेंस तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे दिए हुए ऑप्शन में से जो भी जुगाड़ आपको सही लगते हैं वो सही जुगाड़ आपको बताना बेटा, ठीक है? तो पहली यहाँ पे चीज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, फॉर ए गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट। लोअर करंट मतलब क्या? आउटपुट साइड में आपका करंट कैसा होना चाहिए? लो। इसका मतलब करंट अगर लो होगा तो वोल्टेज कैसा होगा? हाई। क्या ये सही चीज है? तो बेटा यहां पे देखिए, आउटपुट साइड में करंट लो होने के पीछे का रीजन क्या ये सही है? लो करंट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? लार्ज डिस्टेंस तक आपको ट्रांसफॉर्म करना है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? मतलब
मान के चलो नागपुर में आपका क्या हो गया, वहां पे जनरेशन हो गया, और नागपुर से आपको कहां पे भेजना है, मान के चलो बॉम्बे में भेजना, मुंबई में भेजना है, तो कैसे करोगे? इतना लंबा डिस्टेंस अगर आपको ट्रांसमिशन करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको करंट हाई रखना पड़ेगा या लो रखना पड़ेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लार्ज डिस्टेंस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है, तो सबसे अहम चीज आपको दिमाग में रखनी होती है, दैट इज नोन एज पावर लॉस, लॉस इन द पावर। बराबर? तो पावर लॉस का मीनिंग होता है बेटा क्या? पावर लॉस का मीनिंग होता है आई स्क्वायर इंटू आर। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर इंटू आर। बराबर? ये क्यों से इसमें पावर लॉस हो रहा है? हीट के फॉर्म में। इसका मतलब याद रखिए, इसमें कौन सी चीज कम होनी चाहिए? क्या रेजिस्टेंस आप कम कर सकते हो? नो। आप जितना लंबा डिस्टेंस लोगे उतना रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आपका करंट की वैल्यू आपने क्या किया? कम रखा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो स्क्वायर के प्रमाण में आप कम कर सकते हो अगर आपका आउटपुट में करंट ऐसा हो, कम हो। सब लोगों का ध्यान है इधर? तो पहली चीज क्या समझ में आई? सर अगर पावर लॉस कम करना हो तो आई की वैल्यू क्या करनी पड़ती है? कम। तो ये अगर कम कर लिए तो पावर लॉस आपका क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऑप्टिमम रेंज तक आप कम कर सकते हो। बात समझ में आई? तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। कौन सा? फॉर ए गिवन पावर लेवल देयर इज अ लो करंट। पहली चीज समझ में आई। सेकंड, लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस। वही चीज मैंने बोली, सेकंड चीज बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखिए, ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन मेड थिनर। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका करंट कम है तो आपको मोटे कंडक्टर की जरूरत नहीं है। सर अगर हम लोगों ने मोटा कंडक्टर मोटा इन द सेंस क्या है, उसकी डायमीटर, वायर की डायमीटर बड़ी रखनी चाहिए क्या सर? अब आपने देखा होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले बड़े बड़े खंभे देखे होंगे, पोल, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ट्रांसफर। और दो खंभे के बीच में जो वायर लगा ऐसी होती है, बिकॉज ऑफ उसके वेट की वजह से इस तरह से आपको दिखती है। तो बड़े बड़े क्या होते हैं? वायर्स होते हैं, देखा होगा आपने। तो बड़े मोटे दिखते हैं आपके वायर, लेकिन इतने भी मोटे नहीं होती है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम लोग इसका बड़े बड़े वायर का इस्तेमाल करें। ऑप्टिमम रेजिस्टेंस उसकी डायमीटर होती है। अब समझ लीजिए, बड़ा वायर का डायमीटर अगर बड़ा रखेंगे, डायमीटर देखो ये छोटा है, ये छोटा और बड़ा है, क्लियर? डायमीटर बड़ा रखेंगे मतलब उसका क्या होगा बोलो? इसके पास क्या है बोलो? इसका रेडियस क्या बन गया? रेडियस क्या बन गया? बड़ा बन गया। और इसका रेडियस क्या बन गया? तो जितना बड़ा रास्ता उतना रेजिस्टेंस कम है, और जितना रेजिस्टेंस, हाँ, जितना छोटा रास्ता उतना रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप किसको इस्तेमाल करना चाहोगे, ए को या बी को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? ऑब्वियस सी बात है ए को। बट याद रखना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए अगर आप ए वाले वायर का इस्तेमाल करोगे, ठीक, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। जितना पावर लॉस, सुन लो अच्छे से, 1000 रुपए का आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, ठीक, आपकी 100 रुपए का मान के चलो, साल भर में 100 रुपए का पावर लॉस हो रहा है, या एक दिन में 100 रुपए का पावर लॉस हो रहा है। लेकिन आप इसके जगह पे ऐसे वायर का इस्तेमाल करोगे तो एक दिन के पीछे आपका खर्चा जो है वायर का, वो कितना होगा? 150 रुपए। बात समझ में आई? इसमें पावर लॉस कितना हो रहा है? इसमें देखो, इसमें पावर लॉस हो रहा है 0, एक एग्जांपल के तौर पे 0 रुपए का। इसमें पावर लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 100। ये वायर इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने डायमीटर छोटा किया, रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा? पावर लॉस ज्यादा होगा। कितने रुपए का पावर लॉस हो रहा है इसमें? 100। इसमें 0 रुपए का। लेकिन ये वाली वायर इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम इस्तेमाल करोगे, और बड़ी वायर रहेंगी इंस्टॉलेशन के लिए, उसके मटेरियल के लिए कितना रुपए, एक दिन के पीछे का खर्चा कितना आ रहा है? 150। तो आप क्या ट्राई करोगे? पावर लॉस 100 रुपए का करोगे या 150 रुपए लॉस करना पसंद करोगे? 100 रुपए। इसका मतलब क्या? लंबे डिस्टेंस के लिए आप इतना मटेरियल से बेहतर है कि आप थिनर वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी डी क्या है? करेक्ट है बेटा। तो ए सही, बी सही और सी सही रहा। आपके ऑप्शन है बेटा डी। डी क्या बोला बोलो? इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमने क्या किया? करंट को क्या किया? कम किया, और वोल्टेज करंट कम करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ट्रांसमिशन के एंड पे, इस एंड पे क्या लगाया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब हमको लेना है, बराबर है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपके सोसाइटी में आ रही है लाइन,
तो वहां पे क्या हो रहा है, 440 का आपके घर में कितना हो रहा है, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। बात समझ में आए? तो आपने क्या किया, स्टेप डाउन किया। तो आपको लंबे डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है, और जैसे आपको रिसीव करना होता है तो आप क्या करोगे, स्टेप डाउन करोगे। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी भी आंसर क्या है, सही आंसर। बात समझ में आई? ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। बात समझ में आई? चलो आगे, ठीक है। A mobile charging unit has an input of 120 volt AC. आपका मोबाइल देखा है, चार्जर ये होता ना आपका, ये अब यहां पे इनपुट में कितना दिया है, 120 वोल्ट क्या दिया है, एसी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग लगाएंगे तो अल्टरनेटिंग सोर्स रहेगा, मैंने पहले ही बताया। और यह रहा आपका कौन, वायर, क्लियर। और कितने इस पे काम कर रही है, 8 वोल्ट, ठीक। चलो आगे, एंड आउटपुट, इसके मतलब ये कि अंदर क्या यूज किया बेटा, बोलो, ट्रांसफार्मर। अंदर क्या इस्तेमाल किया है, ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, स्टेप डाउन, बराबर। उसके बाद आपको आउटपुट में कितना वोल्ट मिल रहा है, हाँ 9 वोल्ट। और कौन सा है, डीसी, हमको उससे लेने नहीं है डीसी है या एसी है, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर मतलब हमारा चार्जर क्या कर रहा है, 120 एसी का 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो डीसी का मतलब ये कि ट्रांसफार्मर के आगे यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम ही होता है एसी का डीसी में कन्वर्ट करना। बात समझ में आई? तो मतलब हमको एसी और डीसी के चक्कर में पड़ना नहीं, हमको ये देखना है कि आउटपुट में कितना, इनपुट में कितना है। आउटपुट में कितना था 9 वोल्ट, इनपुट में कितना है 120 वोल्ट, ठीक। करंट कितना फ्लो है बेटा, यहाँ पे 300 मिली एम्पियर, क्लियर है। 300 मिली एम्पियर मतलब 300 इंटू 10 टू दी पावर -3। -3 का मीनिंग कितना बोलो, 0.3 एम्पियर। 3 पॉइंट संख्या शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। अब पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट दी डिवाइस। डिवाइस के बारे में करेक्ट ऑप्शन निकालना है। ऑप्शन ए और बी में देखो, इफिशिएंसी पूछा है, मोर देन 50%, लेस देन 50%। और सी और डी में पूछा है पावर वेस्टेड कितना है। तो पावर वेस्टेड का मीनिंग क्या, कितना पावर लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा। इनपुट पावर और आउटपुट पावर में क्या डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पावर लॉस कितना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, बोलो क्या निकालेंगे, हाँ इफिशिएंसी कितनी परसेंट है, बराबर है। तो इफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, हाँ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, बराबर। आउटपुट पावर का मीनिंग हाँ वोल्टेज या फिर ई लिख सकते हो, ठीक है। ई सेकेंडरी, आई सेकेंडरी, ई प्राइमरी, आई प्राइमरी, क्लियर है। बोलो इंटू 100% में निकालो तो 100, ठीक है। चलो तो बोलो ईएस सेकेंडरी में 9, करंट कितना है बेटा 0.3। और ये ईपी आईपी है क्या अपने पास, नहीं है, लेकिन डायरेक्टली दिया है कितना 8। ये रहेगा पावर इनपुट में, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। बोलो कितना बनेगा बेटा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 दैट इज 2.7 बाय 8। बेटा करके देखिए 2.7 बाय 8 फटाक से। ऑब्वियसली आपको क्लियर कट दिखेगा, कितना आएगा, कितना आएगा 0.037, ठीक है। परसेंट में मतलब इंटू 100 कितना बना 37%, बराबर। इसका मतलब ये आपका क्या रहेगा, इफिशिएंसी ऑफ डिवाइस इज लेस देन 50%, मतलब आपका आंसर कौन सा है, बी आपका पहले तो करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब उसके बाद बेटा बोलो आगे का, पावर लॉस निकाल सकते हैं। पावर लॉस मतलब क्या, पावर लॉस, दो पावर में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, दैट इज 8 इनपुट में और 2.7 आउटपुट में, तो दैट इज 8 माइनस 2.7 करके देखिए 5.3। तो आपका पावर वेस्टेड बाय डिवाइस इज हाउ मच 5.3 वाट। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी, इसका मतलब ये कि ऑप्शन आपका कौन सा, बी, और ऑप्शन आपका सी, ये दो करेक्ट रहेंगे। समझ में आई बात। इस तरह से आपको ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर आएंगे पेपर में तो सॉल्व करना है, ठीक है। चलो